हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 1 सितंबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। नया महीना है तो चलिए नए महीने को नए जोश के साथ स्टार्ट करें। सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है कि हमें केवल कार्य करने का अधिकार है, कर्म ही हमारा कर्तव्य है। यानी कि आप फल की चिंता किए बिना सिर्फ कर्म पर फोकस करिए, अपने काम को अच्छा करिए, क्योंकि जब आपका काम अच्छा होगा तो आपका विचार अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो काम और विचार, इन दोनों में जब स्पष्टता होगी, ये दोनों जब क्लियर होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि आपका मन शांत होगा और आपको सफलताएं भी दिन प्रतिदिन मिलती जाएंगी। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर हम पोषण अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कहा जाता है। इस अभियान के बारे में अगर बात करें तो सितंबर के महीने में हर साल राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। पहले तो हमें ये पता हो जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है या पोषण अभियान है, वो कब स्टार्ट किया गया था। तो वो स्टार्ट किया गया था 8 मार्च 2018 को। ओके। अच्छा, इस अभियान के तहत मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि लोगों तक पोषण को पहुंचाया जाए और पोषण के प्रति जागरूकता को पहुंचाया जाए। इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जो डिजिटल कम्युनिकेशन के साधन हैं, उनका उपयोग किया गया। अच्छा, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर इस महीने में बात की जाती है, या इस महीने में क्या किया जाता है, अवेयरनेस को फैलाया जाता है लोगों के बीच में। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं अब। तो देखिए, सबसे पहले कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या चीज खाना चाहिए, एनीमिया से जो लोग पीड़ित हैं उनको क्या खाना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से संबंधी अवेयरनेस होना चाहिए, किशोरों का भोजन कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है, और बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। इन सब विषयों को लेकर ये पूरे महीने कार्यक्रम चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ओके। देखिए, जो जिले के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया और उनको एक उद्देश्य के साथ इन्वॉल्व किया गया। उद्देश्य क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड जो ब्लॉक है, जो विलेजेस हैं, वहां तक इस मिशन को पहुंचाया जा सके और लोगों के अंदर जो पोषण की मात्रा है उसमें सुधार किया जा सके। ओके। अच्छा, कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ सरकारी स्कीम्स के साथ में इस स्कीम को भी आगे बढ़ाया गया। और कौन कौन सी स्कीम इसमें शामिल है देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है और राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जो आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पोषण 2.0 के बारे में। देखो, पोषण 2.0 स्पेशली पूरक पोषण कार्यक्रम के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। यानी कि जो एक सप्लीमेंट के रूप में किस तरीके से पोषण को लिया जा सकता है, इसके ऊपर बेस्ड है पोषण 2.0। ओके, क्लियर। देखो, जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री का नाम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब स्टार्ट किया गया था, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 8 मार्च 2018। ओके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो 1 से 7 सितंबर तक चलने वाला है, इसकी जो थीम डिसाइड करी गई है, उस थीम का नाम क्या है? तो वो थीम है सभी के लिए किफायती स्वास्थ्यवर्धक आहार, या अफोर्डेबल हेल्दी डाइट फॉर ऑल। यानी कि सभी तक जो पौष्टिकता की मात्रा है वो पहुंचे। इसका जो मूल मोटिव है, यानी कि इसका जो प्राइमरी एम है वो क्या है? तो बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित पोषण मिलना चाहिए। इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि बच्चे हमारे देश के क्या हैं? एक नींव के रूप में है। अगर नींव मजबूत होगी तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे LIC के बारे में। तो देखो, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब करी गई थी? तो 1956 में 1 सितंबर को इसकी स्थापना करी गई थी। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और बीमा से रिलेटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में हम इसे समझ सकते हैं।
जिसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिल जाएगा। बीमा के क्षेत्र में ये काम करती है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहली भारत की लाइफ इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो देने वाली कंपनी कौन सी थी, तो हमें जानकारी होना चाहिए। 1818 में कोलकाता में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। इसके बाद सुरेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना करी गई थी, और जिसको बाद में जीवन बीमा निगम कर दिया गया, यानी इसका नाम बदल दिया गया हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी का, और इसका नाम क्या कर दिया गया, तो जीवन बीमा निगम कर दिया गया, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं असम के बारे में। कल भी हमने जीआई टैग के बारे में बात करा था, जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड बात करा था। आज हम आसाम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आसाम का एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो चोकुआ चावल। क्या नाम है, चोकुआ चावल, जिसको मैजिक राइस कहते हैं। ओके। अच्छा देखो, चोकुआ चावल या मैजिक राइस के बारे में बात करें तो यहाँ का जो अहोम साम्राज्य था आसाम का, उससे रिलेटेड है ये, यानी कि उस साम्राज्य के दौरान भी इस चावल को उगाया जाता था। और आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, आसपास वाला जो एरिया है, जिसमें तिनसुकिया, धेमाजी और डिब्रूगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसको उगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर जीआई टैग के बारे में बात करेंगे तो जैसा देखो, कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के किसी भी उत्पाद को महत्ता प्रदान करने के लिए उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उस क्षेत्र के साथ साथ में उस वो जो प्रोडक्ट है उसकी पहचान को बनाने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ओके। साथ में ही हम सबको ये पता होना चाहिए कि किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो देखो, उसमें खाद्य उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद होते हैं, खाद्य पेय पदार्थ होते हैं, हस्तशिल्प होता है और कोई औद्योगिक उत्पाद होता है। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं मिस डिवाइन ब्यूटी 2023। मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल हुआ था, कहाँ पर, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और जब ये यहाँ पर हुआ तो भारत की तरफ से मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता गया प्रियन सैन के बारे में। प्रियन सैन राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनकी उम्र 20 साल की है। क्या इनकी एज है, 20 साल की है, और ये डांसर हैं, ताइक्वांडो इनको आता है, और इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। और अब ये 2023 दिसंबर में जो वियतनाम में कंपटीशन होने वाला है मिस अर्थ के लिए, उसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। ओके, तो हमने सारी बात कर ली यहाँ पर। अच्छा देखो, मिस इंटरनेशनल भी चुना गया है, उनका नाम जान लेते हैं। तो मिस इंटरनेशनल चुना गया है प्रवीणा आंजना को। ओके, देखिए, सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर ये है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एन वी रमना, उनकी नियुक्ति करी गई है। इनकी नियुक्ति 29 अगस्त को कर दी गई और इनको नियुक्ति पत्र भी 29 अगस्त को दे दिया गया है, यानी कि अब ये सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर का काम संभालेंगे। ओके, देखिए, जो ये इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर है, इसका काम क्या है। तो इसके काम को अगर हमें समझना है तो ये इंटरनेशनल लेवल के जो विवाद होते हैं उसको निपटाने का काम करती है, और उसको निपटाने के लिए ही भारत की तरफ से जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमना, उनको नियुक्त किया गया है एक सदस्य के रूप में। ओके, तो अब ये इसके सदस्य के रूप में भूमिका निभाएंगे। सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के लिए ये काम करेंगे, जो सिंगापुर के बाहर काम करती है। ओके, अब जैसा कि आपको पता है कि क्लास के बाद हम रिवीजन करते हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 31 अगस्त को मनाया गया है इस बार, लेकिन हर साल 31 अगस्त को ही नहीं मनाया जाता है। ये हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी कि सावन के महीने में जो पूर्णिमा आती है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उस दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। इस बात का हमेशा से ध्यान रखना। संस्कृत के लिए कहा जाता है कि विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है, और हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मूल ग्रंथ हैं इसके।
है ना। और भारत की जितनी भी भाषाएं वो संस्कृत भाषा से ही निकली हुई हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी है संस्कृत भाषा को लेकर। और साथ में ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 3 लैंग्वेजेस सीखी जाएगी, यानी एक बच्चा 3 लैंग्वेज सीखेगा, जिसमें संस्कृत को भी महत्वता प्रदान करी गई है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा करा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषणा करा गया था। ये मनाया जाएगा 31 अगस्त को। इसका मूल मोटिव ये है कि जो अफ्रीका के लोग हैं उनमें गरीबी और जागरूकता अभी भी कम है, तो इन दोनों को किस तरीके से बढ़ाया जाए और उनके प्रति लोगों की संवेदनशीलता को बढ़ाना इसका मोटिव है, जिस उद्देश्य से 31 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ब्रह्म कुमारीज के बारे में कल हमने पढ़ा था, जिससे रिलेट करती है दादी प्रकाशमणि। तो दादी प्रकाशमणि कौन है जिनकी विरासत के सम्मान में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया। यस, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्मारक टिकट जारी करा गया। इनकी 16वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही थी उसके अवसर पर, और राष्ट्रपति भवन में ये जो टिकट है वो जारी किया गया है, स्मारक टिकट। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो दादी प्रकाशमणि थी वो किस संस्था से बिलोंग करती हैं। तो वो ब्रह्म कुमारीज जो संस्था है उससे बिलोंग करती थी, और दूसरी प्रशासिका के रूप में हम समझ सकते हैं इनको, ब्रह्म कुमारीज की। देखो, ब्रह्म कुमारीज के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है। FIDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया था। तो उमेश रेवनकर को नॉमिनेट किया गया था, जो 23 अगस्त से अपना कार्यकाल संभाल लेंगे। और FIDC के अध्यक्ष के साथ साथ ये अभी श्री राम जो लिमिटेड है उसमें काम कर रहे थे, उसके उपाध्यक्ष के पद पर बने हुए थे उमेश रेवनकर। ओके, देखिए, भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ है, किस क्षेत्र के लिए हुआ है तो सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन को लेकर ऐसा किया गया है भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार के बीच में। ओके, एशियाई खेलों के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को चुना गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इनकी संख्या है 634। और जब 2018 में एशियाई गेम्स हुए थे तो उस दौरान भारत की तरफ से 572 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इस दौरान भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते थे, और 16 गोल्ड मेडल के साथ में ही कुल जो पदक जीता वो 70 मेडल था। ओके, देखिए, 2023 के पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी किसके द्वारा करी गई है। तो श्रीलंका के द्वारा करी गई थी। कल के न्यूज में मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रदर्शन किया गया। SBI ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से क्या प्रस्तुत किया है। तो SBI के द्वारा CSP प्रस्तुत किया गया है, जो आधार आधारित ग्राहक सेवा बिंदु है। इसके माध्यम से किसी भी सामाजिक स्कीम से, सामाजिक सुरक्षा की स्कीम से जो ग्राहक है वो अपने आप को रिलेट कर सकता है, रजिस्टर्ड कर सकता है। ओके, देखिए, जो हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर है, कल की न्यूज में हमने इसको पढ़ा था। क्वेश्चन ये है कि भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद ये किस शहर से संबंधित है। तो हमारा जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर उससे रिलेट करता है। ओके, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया गया है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के साथ में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ही विभाग के तहत आता है। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको बताई गई सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज हौसला बढ़ाते रहिए, चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए न्यूज के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।